नमस्कार, जनादेश 2024 में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। 3 सीटों पर 54 दावेदार हैं। 54 सीटें हैं, हजारीबाग की, कोडरमा की और चतरा की। दावेदार 54। कितनों को आप जानते होंगे, कितनों को आप नहीं जानते होंगे, कितने पहली बार भाग्य आजमा रहे होंगे, किस्मत आजमा रहे होंगे, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन यह साफ है कि लोकसभा का चुनाव है, सीधी और तीखी लड़ाई INDIA और NDA के बीच है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तीसरा मोर्चा भी खुलता है, लेकिन फिलहाल जो 3 सीटों को मैं देख रहा हूं उनमें तीसरा मोर्चा कहीं खुलता नजर नहीं आ रहा है, या इस फेज का जो 20 मई को जो चुनाव होने हैं उसमें। पहले आपको दिखाऊंगा रिपोर्ट, पहले आप रिपोर्ट देख लें, फिर ले चलूंगा अतिथियों के पास और अपने सहयोगियों के पास जो ग्राउंड जीरो से बताएंगे कि हकीकत क्या है। सवाल उनके भी रहेंगे, सवाल मेरे भी रहेंगे, जवाब अतिथियों के से तलाशेंगे। 5वें चरण के चुनाव के लिए थमा प्रचार का शोर। 29 मई को 49 लोकसभा सीटों पर होगा मतदान। 5वें चरण के चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया है। 8 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की 49 सीटों पर 20 मई को वोटिंग होगी। 5वें चरण में झारखंड की 3 सीटों पर मतदान होगा। ऐसे में चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में प्रचार का शोर थमने के साथ ही प्रत्याशी डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं। 5वें चरण में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत 3 विधायकों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। वहीं 25 मई को गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, जहां कल्पना सोरेन की चुनावी किस्मत के साथ जेएमएम की साख भी दांव पर है। चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में थमा प्रचार का शोर। 3 सीटों पर दांव पर 54 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत। चतरा में 22, कोडरमा में 15, हजारीबाग में 17 उम्मीदवार। चतरा में बीजेपी के कालीचरण सिंह और कांग्रेस के KN त्रिपाठी में मुकाबला। चतरा में BSP से पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि भी ठोक रहे ताल। हजारीबाग में मनीष जायसवाल और JP भाई पटेल आमने सामने। कोडरमा में बीजेपी की अन्नपूर्णा के सामने CPIML के विनोद सिंह। कोडरमा में जेएमएम के बागी जयप्रकाश वर्मा निर्दलीय ठोक रहे ताल। गांडे उपचुनाव में कल्पना सोरेन और दिलीप वर्मा में टक्कर। प्रचार के आखिरी दिन जहां तमाम पार्टियों ने ताकत झोंकी, वहीं मतदान कर्मियों को बूथों पर भेजने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। चतरा में KN त्रिपाठी ने रोड शो किया, जिसमें मंत्री सत्यानंद भोक्ता समेत इंडिया अलायंस के कई बड़े नेता मौजूद रहे। वहीं हजारीबाग में कांग्रेस उम्मीदवार JP भाई पटेल के समर्थन में मंत्री बन्ना गुप्ता समेत कई नेताओं ने रोड शो किया, जबकि रामगढ़ के रजरप्पा में बीजेपी प्रत्याशी मनीष जायसवाल के समर्थन में बाइक रैली निकाली गई। वहीं गांडे उपचुनाव में जेएमएम की प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने रोड शो किया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत इंडिया गठबंधन के कई नेता मौजूद रहे। 2019 में इन तीनों सीटों पर कमल खिला था। ऐसे में बीजेपी के सामने सीट बचाने की चुनौती है, जबकि जेएमएम, कांग्रेस, RJD और माले मिलकर बीजेपी के विजय रथ को रोकने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। मुकाबला सख्त है, पूरी रिपोर्ट आपने देखी। अगर कोडरमा की बात करें, अन्नपूर्णा देवी और विनोद सिंह आमने सामने हैं। बात करें चतरा की तो KN त्रिपाठी और कालीचरण सिंह आमने सामने हैं। पूरा संघर्ष चल रहा है। नागमणि जी भी, उन्होंने भी पर्चा भर दिया है, नामांकन किया है। कितने जमीन पर, धरातल पर उतर पाते ये बता पाना मुश्किल है। हजारीबाग की बात करें तो INDIA से JP पटेल हैं, भाजपा से मनीष जायसवाल हैं। संघर्ष उन दोनों के बीच में है, लेकिन कैडर भाजपा का ही रह गया है, क्योंकि JP पटेल साहब भाजपा से अभी तुरंत शिफ्ट किए हैं कांग्रेस में। कैडर कंफ्यूज है, कांग्रेस का कैडर उनको सपोर्ट कर रहा है। कितना सहयोग कर पाएगा, नए चेहरों को कहीं ना कहीं आजमाने में और स्वीकारने में वक्त तो लगता है। रुक करते हैं, हमारे अतिथियों का स्वागत करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ कांग्रेस से ऋषिकेश सिंह हैं। ऋषिकेश जी स्वागत है आपका। भाजपा से हमारे साथ कमाल खान साहब हैं। कमाल जी स्वागत है आपका। और RJD से हमारे साथ कैलाश यादव जी हैं। कैलाश जी स्वागत है आपका। जाएंगे अपने अतिथियों के पास, सवाल उनसे भी पूछेंगे, लेकिन पहले चलते हैं चतरा, जहां से हमारे सहयोगी अजय लाल स्क्रीन पर साफ नजर आ रहे हैं। अजय, आज रैली भी निकली, अंबा प्रसाद भी दिखाई दी, सत्यानंद भोक्ता भी दिखाई दिए। आपने बाकायदा उनसे बातचीत की, जीत को लेकर काफी आश्वस्त दिखाई दे रहा INDA। लेकिन कालीचरण सिंह साहब कहां हैं? एक बार भी आपके फ्रेम में कालीचरण सिंह साहब नजर नहीं आए। देखिए अभिषेक, आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था। शाम 5 बजने के साथ ही चुनाव प्रचार कार्य संपन्न हो गया। तमाम जगहों पर प्रत्याशियों ने अपने आप को झोंक रखा था। आज चतरा में रोड शो हुआ,
कांग्रेस के प्रत्याशी INDIA बोल दें आप उनको, केएन त्रिपाठी का सत्यानंद भोक्ता थे, साथ में अंबा प्रसाद हजारीबाग से चतरा हुई थी और साथ में खुद केएन त्रिपाठी भी साथ में थे। साथ ही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनके पक्ष में मामला यह जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का कैडर जो मूल वोटर है या फिर कार्यकर्ता है, उनकी एक ऐसी फौज है जो बूथों को मैनेज करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। आपको याद होगा कि अमित शाह से जब आपकी बातचीत हो रही थी, जब न्यूज़ कवर कर रहे थे, तो बूथ लेवल पर पन्ना स्तर तक यदि कार्यकर्ताओं को झोंका जाए तो आप समझ सकते हैं कि कार्यकर्ताओं की कितनी तैयारी है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है अभिषेक, जो चुनाव के बाद भी पूरे 5 साल चुनावी मोड में ही रहती है। कुछ ना कुछ कार्यक्रम, कुछ ना कुछ एक्टिविटी होता रहता है। ऐसा नहीं कि T20 मैच की तरह चुनाव हुआ तो तैयारी में जुट गए। ये पक्ष केएन त्रिपाठी को कमजोर कर रहा है। चतरा में कांग्रेस का जो संगठन है वो चतरा में कमजोर है। आरजेडी का संगठन कांग्रेस से ज्यादा मजबूत है। लिहाजा आपने सुना होगा कि राजद ताल ठोकता रहा, अंतिम वक्त है कि हमारे प्रत्याशी को टिकट दे दिया जाए। अंतिम वक्त में क्या कुछ होता है देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आज तमाम प्रत्याशियों ने पसीना बहाया इस बैसाख की दोपहरी में। जाहिर सी बात है इसका नतीजा क्या होता है वोटरों के हाथ में होगा। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अजय चौरसिया हैं, अखबार के पत्रकार हैं, उनसे मैं एक टिप्पणी लेना चाहूंगा। आज अजय अजय बने रहिएगा हमारे साथ। अजय एक बार रुक करते हैं कैलाश यादव साहब का। कैलाश यादव साहब, अभी अभी आपने सुना कि चतरा में आरजेडी ज्यादा मजबूत है, हमारे सहयोगी अजय लाल बता रहे हैं। चतरा में सत्यानंद भोक्ता भरपूर समर्थन भी कर रहे हैं केंद्र त्रिपाठी साहब को, आज रोड शो भी किया। पलामू में आपकी उम्मीदवार थी ममता भूइयां, कांग्रेस का कोई मजबूत कद्दावर चेहरा वहां नजर नहीं आया, क्यों? ये कैसा गठबंधन? देखिए, विभेद करने की बात नहीं है, सभी लोगों ने अपार समर्थन दिया और पलामू में हम काफ़ी मजबूत स्थिति में रहे और चुनाव हम जीत भी रहे हैं। और चतरा में जग जाहिर है कि हमारा वहाँ से माननीय विधायक और मंत्री भी हैं झारखंड सरकार में। और चतरा जो है कि आरजेडी का जो है कि जन्मजात सीट रहा है, परंपरागत सीट रहा है। लेकिन गठबंधन में राजद ने जो है कि त्याग किया है और हम लोग उसको राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार समझ के उनको हम लोग समर्थन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर चतरा भी सीट जो है कि गठबंधन के हम लोग जीतेंगे। चतरा की सीट जीतेंगे अजय दावा कर रहे हैं कैलाश यादव साहब। सत्यानंद भोक्ता जी से आपने बात की, पलामू में कांग्रेस ने ताकत लगाई थी या नहीं लगाई थी, क्या कहते हैं भोक्ता साहब? देखिए अभिषेक, सच्चाई तो यह है कि राजद अपना वोट कांग्रेस को या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शिफ्ट करा देता है। लेकिन जहां राजद के प्रत्याशी होते हैं, कैलाश यादव को यह सच स्वीकार करना होगा, जहां राजद के प्रत्याशी होते हैं वहां कांग्रेस के लोग अपना वोट राजद के प्रत्याशी के लिए शिफ्ट नहीं करा पाते। इसकी चर्चा राजद के कार्यालय में भी होती रही है। जब ऑफ कैमरा बातचीत होती है तो कई प्रकार की बातें निकलकर सामने आती है। अजय चौरसिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं अखबार के। अजय जी, कहाँ इधर तो कैमरा देखेंगे, क्या दृश्य आप देख पा रहे हैं? चुनावी प्रचार कार्य समाप्त हो गया। देखिए, लोगों का तो रुझान है भाजपा की ओर। हम लोग भी घूम रहे हैं, न्यूज़ संकलन कर रहे हैं, देख रहे हैं। इस बार भी मोदी जी को आना चाहिए और लोगों में उत्साह है कि भाजपा को वोट दे रहे हैं। और बहुत कुछ जो छूटा कार्य है प्रधानमंत्री का वो पूरा करेंगे। देखिए, एक तो फैक्टर बिल्कुल अजय चौरसिया जी हिंदी अखबार के वरिष्ठ पत्रकार हैं, चतरा से कवरेज करते हैं। एक तो मामला है कि मोदी फैक्टर ज्यादा काम कर रहा है। कई जिलों में हमने कवरेज किया है। प्रत्याशी कौन है, प्रत्याशी कहां का है, प्रत्याशी की जाति क्या है, चेहरा किसका सामने आ रहा है, नरेंद्र मोदी का। और उनके ही नाम पर इस बार भी वोट पड़ेंगे। प्रत्याशी जीतते हैं, हालांकि कुछ बेनिफिट होता है कि यदि स्थानीय प्रत्याशी होते हैं, लेकिन चेहरा मोदी का सामने है। और 2-3 फैक्टर मैंने कई बार लाइव में इस बात का जिक्र किया है कि जो मुफ्त अनाज देने की जो योजना है वो कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है।
गरीब गुरबा को लगता है कि अगले 5 साल तक मुफ्त अनाज सरकार के द्वारा मिलेगी। ये तमाम चीजें हैं। और एक जो अहम मामला है, मैं नाम नहीं लूंगा, अयोध्या वाला मामला, तो आप अयोध्या में जो कुछ हुआ उसका भी बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। हालांकि अंतिम समय में यदि जातीय राम राहत उल्टा हुआ, जैसा कि मेरे पास लिस्ट है कि अजय, भाजपा की राजनीति ही राम राहत और राशन पर चलती है और इस बात से वो लोग कभी इनकार भी नहीं करते। कांग्रेस का आरोप भी हमेशा यही रहता है। बहुत धन्यवाद अजय आपका हमसे जुड़ने के लिए, चतरा से संबंधित तमाम जानकारियों के लिए। रुक करते हैं अपने अतिथियों का रुख करते हैं। ऋषिकेश, अभी आपने सुना, कांग्रेस से जुड़े हैं आप हमारे साथ, अभी आपने सुना हमारे सहयोगी अजय कह रहे हैं कि वोट आरजेडी अपना वोट शिफ्ट कराती है कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस अपना वोट आरजेडी को शिफ्ट कराना नहीं चाहती। अगली बार चुनाव लड़ने की जिद होती है या कैडर नहीं संभल पाते। ऋषिकेश, अभिषेक जी, ये आपके पत्रकार का कहना है। आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं, आरजेडी की जो शीर्ष नेतृत्व है, जब आप उनसे पूछेंगे तो बताएंगे कि बूथ लेवल एजेंट जो कांग्रेस के थे, वहां से लेकर प्रदेश के जितने पदाधिकारी उस जिले और उस लोकसभा के थे और जितने भी नेता थे, दोनों जिला के जिलाध्यक्ष, सभी एकजुट होकर के प्रत्याशी को प्रदेश के प्रभारी गए थे चतरा, वहां पलामू। आप बोलने दीजिए अभिषेक जी। प्रदेश के प्रभारी गए थे पलामू ने, आप फैक्ट बोलिएगा, मैं नहीं काटूंगा। नहीं तो मैं झूठ बोल दिया क्या? अभी तक गए थे प्रदेश के प्रभारी आपके पलामू? हमारे वहां देखिए, अभी इंडिया गठबंधन के तरफ से हमारे एक मंत्री वहीं कैंप किए हुए थे। कौन? मिथिलेश ठाकुर जी, कल्पना सोरेन जी गई, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी वहां रहा और तेजस्वी यादव जी की रैली हुई। उस रैली में भी कांग्रेस के एक एक नेता और कार्यकर्ता सारा वो जाने का काम किए और इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के लड़ रही है और उसका परिणाम होगा कि जीत का आपको सीट दिखेगी, कि जीतते हुए सीट दिखेगी पलामू। और जहां तक इस तरह की बात है तो पत्रकार का अपना आकलन है, लेकिन आप शीर्ष नेतृत्व आरजेडी से पूछिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता से लेके एक एक नेता एकजुट होकर गठबंधन को जिताने का काम कर रहे थे। यही कारण है कि 4 का 4 पहले फेज में जो झारखंड में हुआ, महागठबंधन जीतने जा रही है और जो 3 सीट होने वाली है उसमें तो 2 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी को पहले ही मालूम चल गया था कि चतरा और हजारीबाग हारेंगे। उन्होंने टिकट काट दिया सिटिंग सांसद का, उनको पता था कि ये सीट हम लूज कर रहे हैं और टिकट काटना पड़ा, नए प्रत्याशी लाए। लेकिन इसके बावजूद मैं बताता हूं कि तीनों का तीनों सीट, हजारीबाग, कोडरमा और चतरा, भारी बहुमत से हम लोग जीतने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन एकजुट है। आज आपने देखा होगा कि तीनों लोकसभा में बहुत बड़ी रैली हुई, बाइक रैली हुई और सभी गठबंधन के नेता एक दूसरे का मदद कर रहे थे। चतरा में तो इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी कि आपके पत्रकार को रोड में जगह नहीं मिली, उनको कैंडिडेट के गाड़ी पर चढ़ के रिपोर्टिंग करना पड़ा। भीड़ दिखा रही है कि सारा का सारा जनता, कार्यकर्ता एकजुट होकर के देश को बचाने के लिए किससे, एक तानाशाही सरकार से एकजुट है और वोट देने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी हार के डर से अब धार्मिक प्रचार पर उतर गई, लेकिन ये भी उनका जुमला काम नहीं आएगा। मल्टी डायमेंशन भारतीय जनता पार्टी का टाइटैनिक, अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी का टाइटैनिक डूबने वाला है। 10 सालों से जो जुमलों की टाइटैनिक चला रहे थे, 2024 में वो डूबेगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी। चलिए ऋषिकेश जी, आपको 1-2 फैक्ट क्लियर कर दूं। आपने नाम लिया मिथिलेश ठाकुर का, कल्पना सोरेन का, दोनों कांग्रेस से नहीं आते। यहां जेएमएम की बात ही नहीं की थी, यहां जेएमएम की बात ही नहीं की थी। मैंने पूछा था कि कांग्रेस चतरा पलामू में कितनी मददगार हुई। आप लोग जिला स्तर पर जरूर बताते हैं, अब जिला स्तर पर जाके छानबीन भी करवा ही लेंगे हम लोग, वो भी निकाल कर ले आएंगे कि बूथ पे कितने लोग थे और कहां बैठे थे। लेकिन सच्चाई ये है ऋषिकेश जी, सच्चाई ये है कि पलामू में ममता भूइयां को सपोर्ट करने के लिए प्रदेश कमेटी से कोई नहीं गया था, कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आया। तेजस्वी यादव की सभा तक में कोई नजर नहीं आए थे आपके प्रदेश कमेटी के। ये झुठलाया नहीं जा सकता। कैमरे में हमारे 12 कैमरे की नजरों से आप झूठ नहीं बोल काम कर रहे थे वहां। मैं आरजेडी से पूछा, मैं आपके गठबंधन पे कहीं कोई सवाल नहीं उठा रहा, मैं कांग्रेस और आरजेडी के बीच की बात कर रहा हूं। जेएमएम तो सेतु का काम कर ही रहा है मिलाने का। और अगर चतरा की बात करूं तो सत्यानंद भोक्ता, हाँ आज जरूर आप कह सकते हैं कि अंबा प्रसाद दिखाई दी वहां पर चतरा में रैली के दौरान, और सत्यानंद भोक्ता भी दिखाई दिए। ये 2 चेहरे आज दिखाई दिए। तो सत्यानंद भोक्ता तो नामांकन के दिन भी मौजूद थे और हर जगह दिखाई दे रहे हैं सत्यानंद भोक्ता भी मौजूद थे। लेकिन कांग्रेस में जहां आप ममता भूइयां या आरजेडी के साथ कांग्रेस की कलह चल रही थी सीट को लेकर पलामू और चतरा की, जहां से सीट की दावेदारी कांग्रेस कर रही थी, वहीं पर कांग्रेस
किसी तरह के समर्थन में आगे आती हुई नहीं दिखाई दी, साफ नहीं दिखाई दी। पर्दे के पीछे कहां आप लोग हैं ये बता पाना मुश्किल है। एक बार रुक करते हैं कोडरमा का। कोडरमा में हमारे सहयोगी जुमरी तिलैया से राजेश जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो पर। राजेश, क्या कहती है कोडरमा की जनता? इस बार फिर अन्नपूर्णा या महेंद्र सिंह की विरासत संभाल रहे विनोद उतरेंगे धरातल पर, जनता के दिलों पर? देखिए, मुकाबला बहुत रोचक है। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र का जो जियोग्राफिकल डिजाइन है, आप समझते हैं कि यहाँ पर 628 बूथ है, जबकि यहाँ 2500 से अधिक बूथ पूरे लोकसभा क्षेत्र में है। ये गिरिडीह में भी एक बड़ा भूभाग उसमें आता है, हजारीबाग का भी भूभाग आता है। लेकिन जहाँ तक हम कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के समेकित रूप से बात करें तो देखिए, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पूरा प्रचार प्रसार किया है और एनडीए के बैनर तले जितने भी बड़े स्टार प्रचारक हैं वो सभी लोगों ने प्रचार करने में कहीं कोर कसर नहीं छोड़ी। आज प्रचार बंद हो गया, बावजूद इसके जनसंपर्क अभियान चला जा रहा है। लोगों से जो हमारे पास फीडबैक है उसमें यह है कि लोग विकास के साथ जाना चाहते हैं। जो कतिपय विषय हैं उसके साथ वो कहीं न कहीं साथ खड़ा रहना चाहते हैं। लेकिन देखिए, ये चुनाव में है, लोग आजकल बहुत सारी चीज़ें जो है वो बहुत स्पष्ट रूप से नहीं बताते, लेकिन आप इस हकीकत से ज़रूर वाकिफ़ होंगे कि चीज़ें जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग तरीके से डिफाइन होती हैं, कैटेगराइज होती हैं। तो गिरिडीह क्षेत्र जिला का जो क्षेत्र पड़ता है, जो इस लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ की समीकरण जो है कुछ अलग हैं। और जहाँ तक लोकसभा ये कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के अधीन जो कोडरमा जिला का प्रशासनिक जिला है, यहाँ पर स्थिति कुछ अलग है। तो मोटे तौर पर मुकाबला अच्छा है। विनोद सिंह अलग क्या है गिरिडीह कोडरमा में, अलग क्या है राजेश जी? विधायक रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए गिरिडीह और कोडरमा में अलग क्या है कि जो फैक्टर्स होते हैं, जो सोशल इंजीनियरिंग जिसे हम कहते हैं, उसमें थोड़ा सा अंतर है। कुछ कास्ट फैक्टर्स आप देखेंगे तो कहीं प्रिविलेंट है, कहीं पर कोई अलग जाति समीकरण मजबूत रहता है। ये कमोबेश आप देखेंगे तो ये स्थिति आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगी। फिर भी यहाँ के लोगों का यह मत है कि वो लोग विकास के साथ है, राष्ट्र हित देखेंगे और जो विषय सामने आए हैं अच्छे प्रत्याशियों का चयन करेंगे। अब निर्णय तो उनको 20 तारीख को करना है कि क्या करना है, ये हम उनसे टटोल ही पाते हैं, लेकिन साफ तौर पर उनसे पूछना भी ठीक नहीं लग रहा। लेकिन आप ये मान कर चलिए कि अपर हैंड बीजेपी का दिख रहा है, क्योंकि अन्नपूर्णा देवी 2019 में आरजेडी से यहाँ आई हैं और आरजेडी में से जब बीजेपी में आई तो वो केंद्र में मंत्री बनी, राज्य मंत्री बनी और क्षेत्र में काम किया है, ऐसा लोगों का कहना है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि बहुत अच्छे मार्जिन से यहाँ पर जीत होगी। हाँ, ये थोड़ा सा एग्जेगरेशन या अतिशयोक्ति हो सकती है कि कितने मत से जीत हो सकती है या हार हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें उस दिन पोलिंग टर्नआउट पर निर्भर करेगी। लेकिन यह भी हकीकत है कि विनोद सिंह ने काफ़ी मेहनत की है, उनकी एक अपनी छवि है और जैसा कि आपने कहा महेंद्र सिंह की विरासत का कहीं न कहीं कोई प्रभाव तो है ही, तो एक बड़ा क्षेत्र जरूर आता है जो उनसे प्रभावित है। इसलिए मुकाबला रोचक होगा। हार जीत का जो मार्जिन है पहले की तुलना में बहुत कम होगा। बने रहिएगा राजेश हमारे साथ। कैलाश यादव जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताएं कैलाश जी। राजेश जी, आप तो वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अन्नपूर्णा जी जब 2019 में चुनाव लड़ी थी तो आरजेडी से गई थी और एक सेंटीमेंट लेकर गई थी और आंसू बहाए कि हम मेरे साथ में धोखा हुआ, जबकि ऐसा नहीं था। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में, कोडरमा विधानसभा में वहाँ आरजेडी का वोटर हैं। जितने जो वोटर हैं मैडम के साथ में वो सब आरजेडी के, लालू जी के सब सिपाही हैं। और अन्नपूर्णा जी आज उन्हीं के भरोसे लड़ रही थी। लालू जी के साथ में उन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया था। और पूरे गिरिडीह, जो कि आप जानते हैं कि कोडरमा छोड़ के जितना बाकी सब विधानसभा क्षेत्र सब गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में आता है। और वहाँ से एक प्रत्याशी और खड़े हैं, जयप्रकाश वर्मा जी, जो रीतलाल जी के परिवार से आते हैं, रिश्तेदारी है, उनका भतीजा आते हैं। तो कोडरमा में मैडम का सामाजिक समीकरण बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। और कि महेंद्र सिंह जो हमारे माले के बड़े नेता थे, क्रांतिकारी थे, जो हमारे शहीद नेता थे, उनके बेटे विनोद बाबू खड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर वहाँ पर वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है। और हम आपको ये कहना चाहते हैं कि बहुत बड़े मार्जिन से माले प्रत्याशी की वहाँ पर जीत होगी, जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है।
क्योंकि मैडम ने वहाँ एक भी काम कोडरमा से वहाँ आप ही नहीं लोगों ने किया। टिकट क्यों नहीं ले लिया था? मैं बता रहा हूँ, जब आपके सिपाही हैं, लालू जी के वोटर्स हैं, तो आपने टिकट क्यों नहीं ले देखिए लिया था? गठबंधन में, जब गठबंधन में 5 दल होते हैं तो सबको कुछ ना कुछ हिस्सा देना पड़ता है। यही तो गठबंधन का जो है कि ये है। जहाँ तो पे- मेरे जहाँ जितनी जिसकी हिस्सेदारी होती है कैलाश जी, बिल्कुल बिल्कुल उतनी भागीदारी। बिल्कुल। कोडरमा भी हमारा 4 सीट कार्यकारिणी में तय हुआ था, लेकिन हमारा शीर्ष नेतृत्व ने माले को भी एक सीट देकर सम्मान देने का काम किया और हम लोग वहां पर आरजेडी उम्मीदवार समझ के जीता नहीं। आपको मैं बता दूं, माननीय मंत्री अन्नपूर्णा जी शिक्षा मंत्री रही है देश का, और अब बतावे राजेश जी वहां पर कि कई वो सेंट्रल स्कूल उन्होंने झारखंड में खुलवाने का काम किया। रुक जाए कैलाश जी, इसलिए कई ऐसे मुद्दे हैं जो मैडम घिरी हुई है और उनकी करारी हार होगी। सवाल हमें मत बताइए, हमें क्या पूछना है, सवाल हमें आपसे नहीं, हम तो पूछना है। आपको बताना कि काम सवाल करेंगे हमें तो- आपसे पूछना है साहब, अगर आप ये कह रहे हैं कि 2019 में अन्नपूर्णा देवी ने पार्टी छोड़ी और आरजेडी से गई थी, भाजपा में निश्चित तौर पर गई थी, आप कह रहे हैं कि वोटर्स आरजेडी के हैं, तो फिर जीत भाजपा की कैसे होती है? इस बार पता चल जाएगा, इस बार पता चल जाएगा। इस बार पता चल जाएगा। एक बार भाजपा से कमाल खान साहब काफी संयम रखे हुए हैं। कमाल खान साहब, जो दूसरे चरण का चुनाव है झारखंड में, 3 सीटों में 2 सीटों पर ऐसी क्या आफत मच गई कि आप लोगों को अपना सिटिंग सांसद बदलना पड़ गया? सुनील सिंह और जयंत सिन्हा का टिकट काट दिया आप लोगों ने, मनीष जायसवाल को उतारा, और चतरा की बात करें तो कालीचरण सिंह को उतारा। काफी विरोध भी हुआ था कालीचरण सिंह का। कमाल साहब, देखिए ऐसा है कि हम लोग जो सीट देते हैं, उम्मीदवार बनाते हैं, जीतने वाले का काफ़ी छानबीन गहन करके हम लोग उम्मीदवार को अपना बनाते हैं, और उसी में बहुत सा परिवर्तन हुआ है, लोहरदगा भी परिवर्तन हुआ है। तो ये नहीं है, देखिए हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है, और आपने खुद कहा कि अभिषेक जी कि बूथ कमेटी हमारी बनती है, पन्ना प्रमुख हम बनाते हैं, शक्ति केंद्र बनाते हैं 3-4 बूथों का। तो इसलिए अभी हिंदुस्तान में कोई भी पार्टी अगर है तो वो भारतीय जनता पार्टी, और दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी ऐसे हम नहीं हुए हैं। हम सिर्फ आंकड़ा नहीं देते हैं, फिगर नहीं देते हैं ज़मीन पर, और भारतीय जनता पार्टी का काम ज़मीन पर होता रहा। और जहाँ तक है कि मैं बता रहा हूँ कि कोडरमा सीट परंपरागत मेरा है, चतरा हम जीतते हैं, हजारीबाग जीतते हैं, और ये आज नहीं, ये आपको याद होगा कि जब जनसंघ पार्टी थी और बिहार एक था, तो उस समय भी सबसे ज़्यादा सीट लोकसभा में से जीतकर दिल्ली जाते थे, और बिहार विधानसभा से झारखंड क्षेत्र से ही जाते थे। और आज भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद अभिषेक जी, हमारी शक्ति पहले से और तिगुनी हो चुकी है। और पिछले बार भी ये गठबंधन करके चुनाव लड़े थे, बोले थे कि 14 सीट जीत जाएंगे, नतीजा क्या निकला कि 14 में 12 हम सीट जीत कर आए। तो इसी तरह निरंतर हमारी शक्ति यहाँ पर बढ़ी है, और आप देखेंगे कि 14 के 14 लोकसभा जो झारखंड का है, हम जीतेंगे, हमारे प्रत्याशी जीतेंगे, और मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। कमाल खान साहब बोल रहे हैं कि 14 के 14 सीट जीतेंगे। ऋषिकेश भी दावा कर रहे हैं कि पहली 4 सीटें तो जीत चुके, अगली 3 सीटें भी जीतते हुए देख रहे हैं अपने आप को। कैलाश यादव जी को भी आपने सुना, वो कह रहे हैं कि कोडरमा में आरजेडी के वोटर्स हैं। कौन कितना सच बोल रहा है, किसके दावे में सच्चाई है, फैसला तो जनता करेगी। जनता बता देगी 4 जून को कि किसको सर माथे बिठाया और किसके दावों की हवा निकल गई। सब कुछ निर्णय जनता के हाथों में। सीधे रुख करते अपने अतिथियों का, चलते हैं आरजेडी से। कैलाश यादव साहब हमसे जुड़े हैं। कैलाश जी, आपने हमारे सहयोगी राजेश को भी बताया कि कोडरमा आरजेडी का गढ़ रहा है, आपके वोटर्स हैं। अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं कि 2004 से अगर बाबूलाल मरांडी को ले लें बीजेपी में, जो बीच में बीजेपी में रहे, फिर छोड़ के गए, फिर बीजेपी में आ गए और फिलहाल बीजेपी में है, 2004 से 2024 तक अभी तक कोडरमा पर भाजपा का कब्जा है। 2004 में बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी के टिकट से चुनाव जीता,
2006 में स्वतंत्र चुनाव जीता, 2009 में वो अपना जेवीएम की टिकट से उन्होंने चुनाव जीता, 2014 में रविंदर राय ने चुनाव जीता, 2019 में अन्नपूर्णा देवी ने चुनाव जीता। किस आधार पर आपने दावा कर दिया कि आरजेडी के खेमे में है ये सीट? कहां से जनाधार आया आपके पास? देखिए, जिस कैंडिडेट की आप बात कर रहे हैं बीजेपी के, वो किस पार्टी से गई है और वो कितना बार वहां से एमएलए रही है, आपको ये बताना चाहिए। मैंने एमएलए का चुनाव है? नहीं, लोकसभा का चुनाव है। तो मैंने आपको तो 20 साल का कोडरमा, मैं प्रॉपर कोडरमा का मैंने बात बताया। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र जो है एक विधानसभा छोड़ के बाद बाकी सारा विधानसभा गिरिडीह क्षेत्र में आता है। और जो वहां से वो प्रत्याशी, आज गिरिडीह में कितने जेएमएम के और गठबंधन के एमएलए आप कल्पना कर लीजिए। हजारीबाग से स्वयं जो है कि बगोदर से एमएलए हैं, जो उम्मीदवार है हमारा प्रत्याशी गठबंधन के, वो बगोदर से विधायक है। आरजेडी का आधार बताइए। मैं आरजेडी का कोडरमा जी को मैं जहाँ से अन्नपूर्णा जी का राजनीतिक जन्म हुआ, मैं वहाँ की बात बता रहा हूँ। उस विधानसभा से अन्नपूर्णा जी की करारी हार होगी, मैं आपको आज बता दे रहा हूँ। विधानसभा बोलिए, उस विधानसभा क्षेत्र लेकिन लोकसभा चुनाव की पूरे इंटायर लोकसभा क्षेत्र में कहीं भी बीजेपी का कहीं पर, मैं हमको बोलने दीजिए। हाँ, बोले। कोडरमा में जो वोटर हैं वो आरजेडी के वोटर थे, और विधानसभा हाँ। और लोकसभा जो कोडरमा लोकसभा क्षेत्र है, ये कोडरमा विधानसभा छोड़ के बाद बाकी सारा विधानसभा क्षेत्र गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में आता है। तो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में आप जोड़ लीजिए कि कितने लोग जेएमएम के एमएलए हैं, कितने मालिक और कितने बीजेपी के, सारा जो है कि गठबंधन के एमएलए हैं। और उस किस आधार पर अन्नपूर्णा जी इस बार दावा करती है जीतने का, बीजेपी बताना चाहिए। और उनका काम क्या है ये भी फिलहाल तो लोकसभा की ये टिप्पणी क्लियर, एक भी विकास का काम नहीं। माननीय मोदी जी को जाना चाहिए था कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करने, क्यों नहीं? मैंने आपको ये बताया, उनको रिपोर्ट है इंटेलिजेंस का कि वहां से हमारा कैंडिडेट। साहब सुन ले, मैंने आपको ये बताया कि आपने बोला अन्नपूर्णा जी ने पार्टी छोड़ा, रोई जाकर बाहर कि उनके साथ गलत हुआ, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। अन्नपूर्णा जी की जीत नहीं थी। भाजपा पिछले 20 सालों से कब्जा किए हुए है कोडरमा सीट पर, 2004 से लेकर अभी तक। कलाम साहब बताएं। 2004 के बाद 2 बार इंडिपेंडेंट बाबूलाल जी वहां से चुनाव मैंने तो बता दिया आपको। 2004 में बीजेपी से जीते, 2006 में स्वतंत्र जीते, 2009 में जेवीएम की टिकट से जीते। मैंने तो बताया आपको, हम लोग का समर्थन था। अलग राज्य बनने के बाद तो निरंतर जीते, उसके पहले भी आप 77 से आंकड़ा उठाकर देखें ना। नहीं, मैं झारखंड गठन के बाद से बात करूंगा ना साहब। उसके पहले की डेमोग्राफी अलग थी। झारखंड गठन के बाद की डेमोग्राफी एक अलग डेमोग्राफी हो जाती है, एक सोच अलग हो जाती है विकास को लेकर। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, नहीं आंकड़ा लेंगे, ठीक है, आपका मान लिया कि ये है, लेकिन परंपरागत सीट वो तो मेरी है जी। और कोई भी सीट उठा कर देखें ना झारखंड का, हजारीबाग हो, चतरा हो, तो निरंतर हम लोग जीत रहे हैं वहां से। इस बार वहाँ का युवा और महिला जो है कि एकदम खिलाफ में वोट देने जा रहे हैं। देश में बेरोजगारी और महंगाई से आम जनता त्रस्त है। पहले कैलाश जी, ऋषिकेश, मेरे को जवाब दे लेने दीजिए। कलम साहब कुछ बोल रहे हैं, बचा हुआ है कमल साहब। जी बताएं। देखिए, ये आपका बराबर इन लोग के पास कुछ नहीं है मुद्दा बोलने के लिए। अरे महंगाई और बेरोजगारी देश अरे भाई, आपका सुन लीजिए तो सुन लीजिए, पहले हमारा जवाब तो आप जब मैं तो आपको नहीं ना डिस्टर्ब करता। नहीं, हम आपको डिस्टर्ब नहीं कर, हम आपको बता रहे हैं। हाँ, तो सुन लीजिए, बोले सर, अपनी बारी में बोले सर। हाँ, ऐसा है कि आप उठाकर देखें 2014 में इनकी सरकार थी कि नहीं, गठबंधन की, उस वक्त का बेरोजगारी उठाकर देखें 36 था देश का बेरोजगारी जी। और अभी आपका उठाकर हमारे 10 साल का देखें तो 58 है। अब बताएं कि कितना अंतर है। और इन लोगों ने चुनाव लड़ा था जैसे बेरोजगारी पर कि मैं बेरोजगारी पूरा हिंदुस्तान से खत्म कर दूंगी। इंदिरा जी ने कहा बेरोजगार भूखमरी खत्म। कमल साहब मुद्दे पे कहना क्या नहीं छेड़े हैं। बेरोजगारी हमने 10 साल के अंतराल में बेरोजगारी और महंगाई दोनों। राजनीतिक दलों का आपका काम है, आप जनता को आप दोनों आरोप प्रत्यारोप आपने बताइए। हाँ, तो जनता तो महसूस करती है ना साहब, हम लोग महसूस करते हैं, हम लोग राजनीति थोड़े करते हैं, हम लोग महसूस करते हैं तकलीफ क्या होती है ना। ठीक है अभिषेक जी, आपका कहना ठीक है,
लेकिन अगर इस पर ही डिस्कशन करना चाहते तो सामने नहीं, बेरोजगारी पर देश का हम चुनाव का बेरोजगारी सवाल है, पर बड़ा सवाल है, बड़ा एजेंडा साहब, है। बेरोजगारी पर इससे मेरी आप दरकिनार तैयारी अभी कैसे नहीं है, कर क्योंकि सकते मैं हैं? जिस डिबेट में बैठता हूं मैं अपनी तैयारी करके बैठता हूं। ना तो बेरोजगारी ठीक पर है। अभी मैंने तैयारी नहीं की, नहीं, करूंगा बेरोजगारी पर डिजिटल डिबेट पर है, करूंगा। निकाल कर देख चलिए, ले ऋषिकेश, तो। ध्यान रुक जाइए, भटकाने रुक के लिए सब ऋषिकेश, कोई फायदा सुन लीजिए, आप पूछते हैं और जब मुद्दा का बात जब करिए ना भाई। सच्चाई मुद्दा पे आ जाए, आपका कमाल सुन लीजिए ना, जब सच्चाई है तो तिलमिलाने चलिए, लगते कमाल हैं। साहब, कमाल। ऋषिकेश जी, ऐसा है कि मैं कह रहा हूं और आज भी ये मैं अपने बयान पर कायम हूं और 4 जून को कैलाश जी और वो मित्र बैठे हैं कांग्रेस के, वो भी देख लेंगे अगर बैठेंगे। पूरा देश देखेगा सर, वही थोड़ा सा 14 अभिषेक जी समय बर्बाद हो रहा है बॉस। 14 से चलिए रुक 14 जाए, कमाल आपका साहब, हम करेंगे। दावों में मत उलझाएं, बताएं ऋषिकेश। अभिषेक जी, भाजपा प्रवक्ता को मैं बता देना चाहता हूं, जो ये आंकड़ा दे रहे हैं वो गलत है। देश में 83% बेरोजगारी है, 100 में 83 युवा बेरोजगार हैं और इनके अब पास देखिए, ये अब चर्चा बीच में नहीं, आपका कमाल साहब बीच में नहीं, आप सीनियर आदमी हैं, अपनी समय का इंतजार करिए। ये 83%, 100 में 83 युवा बेरोजगार है। अभिषेक जी, हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं मुद्दों पर। इस बार का चुनाव जुमलों पर नहीं, मुद्दों पर लड़ रहे हैं। ये करीब 22 अमीर लोगों का 16 लाख करोड़ माफ करने का काम किए और हम लोग एक परिवार की, गरीब परिवार की एक महिला को जो सीनियर होंगी उनको 1 लाख रुपया देने का काम करेंगे। क्यों देने का जरूरत पड़ रहा है अभिषेक जी, इसको समझने की जरूरत है। पिछले 47 वर्षों में घरेलू बचत जो थी वो 47 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर है और गोल्ड लोन पिछले 5 वर्षों में 5 गुना बढ़ गया। 1 लाख करोड़ रुपया का गोल्ड लोन लिया गया। यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डाटा है, मेरा डाटा नहीं है। घरेलू बचत 47 वर्षों में सबसे नीचे और गोल्ड लोन पिछले 5 वर्षों में सबसे हाई। गोल्ड लोन क्यों लिया जाता है अभिषेक जी? उसमें जेवर रखा जाता है, मंगलसूत्र रखा जाता है, क्योंकि गरीब लोग जो लोन लिए हैं वो पढ़ाई में, दवाई में पैसों का उपयोग करे। इनकी सरकार आने के बाद गरीब और गरीब हो गए हैं और अमीर हो गए हैं। मात्र 22 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया। हम लोग गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपया देने जा रहे हैं। और बात करें बेरोजगारी का, सरकारी आंकड़ा है अभिषेक जी, केंद्र सरकार में 30 लाख सरकारी पद खाली हैं। पिछले 10 वर्षों में कितना सरकारी नौकरी दिए बता दे जनता को। 30 लाख जो सरकारी पद खाली है उसको महागठबंधन सरकार आएगी तो भरने का काम करेगी। इस बार चुनाव जो है जुमलों पर नहीं, मुद्दों पर होने जा रहा है। अग्निवीर योजना ला करके 4 साल का नौकरी कर दिया सेना का, उसमें ना कोई रैंक है न कोई पेंशन है। जब महागठबंधन की सरकार आएगी अभिषेक जी तो अग्निवीर को हम लोग रद्द करेंगे और उसमें रैंक भी होगा और पेंशन भी होगा। फिर दोहरा रहा हूं, डेविएट कर रहे हैं। नहीं, मुद्दा का बात है, देश का मुद्दा यही ना है। सारा कुछ आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, बात तो उसी की न करेंगे हम। ये बता रहे थे, गलत आंकड़ा दिया ना कि मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि 20 मई को जो चुनाव होने हैं चतरा में, हजारीबाग में, कोडरमा में, कैसे साधिएगा चतरा को? आप अभी कह रहे हैं कि आप चतरा साध लेंगे, चतरा जीत जाएंगे, केंद्र त्रिपाठी साहब बहुमत से जीतेंगे। पिछले 24 साल से आप वहां पे नहीं है। स्वतंत्र इंदर सिंह नामधारी 2009 में जीत गया, उसके पहले आरजेडी ने वो सीट जीता था। 2014 से वहां पर सुनील सिंह बने हुए थे। 24 साल से जहां जनता आपको स्वीकार नहीं कर रही है, आपने आरजेडी से वो टिकट ले लिया, वो सीट ले ली। आ रहा हूं, एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद आऊंगा, आप जवाब दीजिएगा। 24 सालों का संघर्ष है। चतरा में आरजेडी के पास सीट थी 2009 तक, आरजेडी 2009 में इंदर सिंह नामधारी ने चुनाव जीता स्वतंत्र, 2014 में सुनील सिंह ने चुनाव जीता, 2024 में अब वहां से उतरे हैं कालीचरण सिंह। देखना है क्या होता है, कौन किसके हिस्से में कितना आता। रुक करते सीधे अपने अतिथियों का चलते हैं। कांग्रेस से ऋषिकेश सिंह हमारे साथ जुड़े थे। ऋषिकेश जी, चतरा की स्थिति मैंने आपको बताई, कैसे साधेंगे चतरा को? जी, चतरा, हजारीबाग और कोडरमा जो 20 तारीख को चुनाव होने वाला है, देश की जनता और उस लोकसभा की जनता मुद्दों पर वोट करने जा रही है। और जो प्रधानमंत्री जी हैं वो आउटगोइंग प्रधानमंत्री जी हैं और उनके जो तीनों प्रत्याशी हैं 20 तारीख के चुनाव में वो भी आउटगोइंग प्रत्याशी हैं राजनीति से। चतरा, हजारीबाग और कोडरमा हम लोग भारी मार्जिन से जीतेंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बार बार झारखंड आना पड़ रहा है, कैंडिडेट का टिकट काटना पड़ रहा है और धार्मिक मुद्दों पर उतरना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, एक और झूठ बोला देश को कि कांग्रेस मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात कर रही है मैनिफेस्टो में। और किसको? जिसके ज़्यादा बच्चे होते हैं और वही जो घुसपैठिया होते हैं। भाजपा प्रवक्ता को बताना चाहिए कि
कि क्या मुसलमान के ज्यादा बच्चे होते हैं, क्या मुसलमान घुसपैठिए होते हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा। इसके बाद एक मीडिया हाउस ने जब कहा कि आपने मुसलमानों को लेकर ऐसी बात क्यों कही, तो कहा, वो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नहीं मैंने ऐसी बात नहीं कही है। प्रधानमंत्री जी गजनी हो गए हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस में चले गए हैं, हारने के डर से इस तरह की बात करने लगे हैं कि देश की जनता भी समझ गई कि जब 10 सालों में मुद्दों की बात करनी थी, विकास की बात करनी थी, तो ये धार्मिक रूप से प्रचार पर उतर गए। और इनका एक ही एजेंडा बचा है कि वोटों की ध्रुवीकरण के लिए किसी तरह हिंदू मुसलमान किया जाए। लेकिन इस बार राज्य की जनता, देश की जनता मुद्दा पर बात कर रही है, युवाओं के मुद्दे पर, महिलाओं के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर। और वो मुद्दा किसने उठाया? राहुल गांधी जी ने उठाया, अपने मैनिफेस्टो में उठाया और यात्रा करके देश के लोगों से मिल करके उठाया कि जो देश की समस्या होगी उस पर कांग्रेस बात करेगी, जुमलों में नहीं फंसने देगी। और भाजपा का टाइटैनिक इस बार डूबने वाला है। चलिए डुबा दीजिए आप। ये बता दीजिए कि 2024 में पहली बार मुद्दों पे राजनीति करेंगे आप लोग? पहली बार मुद्दों पे वोट मांगेंगे, या पहले कभी मुद्दों पे आप लोगों ने वोट मांगा ही नहीं है? कोई इलेक्शन मुद्दों पे नहीं लड़ा आप लोगों ने? सारे आप बार बार मुद्दों पे आ रहे हैं, तो मुद्दों की राजनीति ये पहली बार कांग्रेस करेगी? आप देखेंगे कि आजादी के बाद लगभग हर बार कांग्रेस जीतती थी। क्यों जीतती थी? कि देश का विकास करती थी, मुद्दों पर बात करती थी। 2014 का इलेक्शन, उसके बाद 2019 का इलेक्शन कहां लड़े थे? ये पुलवामा पर लड़े थे। लेकिन पुलवामा भूल गई। ये सीए कहते थे कि सीए पास कर देंगे, जब पास हो गया धारा 370 पर बात करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी को आज हिम्मत नहीं हुआ कि कश्मीर की 3 सीटों में भाजपा प्रत्याशी भी दे पाए। अगर 370 ला करके देश की जनता को सौगात दिए थे तो लड़ते कश्मीर के 3 सीटों पर और जीतते, तब मालूम चलता। आप तो प्रत्याशी भी नहीं दिए। प्रधानमंत्री जी जितने 10 सालों में बात कहते सब जुमला साबित हुआ और फिर से देश वापस मुद्दों पर बात करने लगी, किसानों पर, महिलाओं पर, बेरोजगारी पर। और देखिएगा कि मुद्दा पर वोट पड़ रहा है और भाजपा पिछड़ रही है और भाजपा 300 से 150 के अंदर सिमट जाएगी। देश में कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार। कमाल साहब, मुद्दों की राजनीति कांग्रेस करती है, भाजपा के पास मुद्दे नहीं है क्या? देखिए, ऐसा है कि अगर देश की जनता को मोदी जी गारंटी दे रहे हैं और जनता विश्वास कर रही है, काम हम कर रहे हैं तभी ना विश्वास कर रही है। अभी ही आपका बताएं कि विधानसभा का चुनाव हुआ, राजस्थान में इनकी सरकार थी, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार थी, मध्य प्रदेश में मजबूत स्थिति में थे, और क्या हुआ तीनों राज्य में इनका बताइए? मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। मोदी जी का, जहां तक मैं तो कहूंगा कि चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए कांग्रेस के मित्रों को। भाषा का जिस तरह प्रयोग कर रहे हैं, अरे आपको तो घुसपैठिया बोल दिया मुसलमान को। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बताइए देश को। आप चुप रहिए। प्रधानमंत्री जी बोले कि मुसलमान के ज्यादा बच्चे होते हैं, मुसलमान घुसपैठिया होता है। बताइए मुद्दा पर। संयम से आपको सुना ऋषिकेश जी, आप भी बीच में टोके थे तो हम नहीं टोकेंगे। मैं टोक रहा हूँ, हम कहाँ टोके? मैं उनको भी टोक, खाली चिल्लाने का आप लोगों को आदत है, चिल्लाकर सच्चाई को दबा। 10 साल में काम बताइए ना जनता को क्या किया। तो या तो अरे सर, वो 60 साल में आपका काम पूछेंगे आप? हम बताएंगे, 60 साल का काम बताएंगे, हिसाब देंगे। आप पर जो आरोप मेरे पर लगाए, तो मैं तो बोला, टोका तो नहीं था। आपने टोका था एक बार? नहीं, मैंने टोका नहीं। आप हमारे आदरणीय साथी, ये 370 धारा का बात करते हैं। 370 धारा में हिंदू मुसलमान कहा था, और लटका कर हिंदू मुसलमान में बांटकर ये जानते हैं कि हिंदू और मुसलमान हम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग इसका विरोध करेंगे और मैं एक मुश्त वोट लूंगा। वोट के सियासत कांग्रेस पार्टी करती रही, इसी के लेकर 47 में देश को बांट दिया गया, घुटने टेक दिए गए। और हम कहते हैं कि अगर 47 में भारतीय जनता पार्टी रहती तो इस मुल्क का बंटवारा नहीं होता, मुल्क का बंटवारा। और आज भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता देश के लिए शहीद हो जाएगा, लेकिन मुल्क से का बंटवारा नहीं होगा। और जितना मोहब्बत, मोदी जी ने तो कहा कि हम कभी तो हिंदू मुसलमान तो बोली ही नहीं है, हम तो घुसपैठिए जो दूसरे मुल्क से आ रहे हैं उनके बारे में बोला है। और कहा हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबके साथ विकास
हम बात करते हैं, हम 1 अरब 40 करोड़ लोगों के लिए हम कर रहे हैं। चलिए, कमाल और कहा कहते हैं कमाल ये देश का, सुन लीजिए अभिषेक कमाल जी, साहब, आप मोदी जी की बातें बता रहे हैं, मैं आप लोगों कश्मीर- की सीटों पर चर्चा कर रहा हूं। अरे भाई वहां से कोई रामलाल मैनिफेस्टो पर बात कर रहे हैं, नहीं, कोई कोई मोदी छेड़ रहे जी, का मुझे उनको- सीट बताइए साहब, सीट कैसे सीट साधिएगा? हमारा तीनों का तीनों है जो 20 चलिए, तारीख को सबके होगा। दावे वही है। सीधे रुक करते अपने अतिथियों का, चलते हैं कैलाश यादव साहब के पास। कैलाश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, सवाल मेरे पास भी एक आपके लिए है। हजारीबाग को कैसे साधेंगे? हजारीबाग तो सीधे बीजेपी वर्सेस यशवंत सिन्हा हो गई। 1999 में यशवंत सिन्हा ने उस टिकट से चुनाव जीता। 2004 में पहली बार भुवनेश्वर मेहता ने उन्हें हराया, लेकिन 2009 में फिर यशवंत सिन्हा जीत गया और उसके बाद जयंत सिन्हा ने कब्जा जमाए रखा। इस बार सिन्हा परिवार का टिकट कटा, लेकिन ये सारे चुनाव यशवंत सिन्हा ने भाजपा के टिकट पर लड़े, भाजपा की सीट रही। अगर झारखंड गठन के बाद की बात करें तो एक बार केवल भाकपा माले से हार मिली है भाजपा को, बाकी भाजपा की सिटिंग सीट मानी जाती है। कैसे साधेंगे हजारीबाग को? और आप अपनी बात भी बता दे सकते। देखिए, हम संक्षिप्त में कहना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के साथियों को मानना पड़ेगा कि इस बार देश में जनता चुनाव लड़ रही है और जनता जो है के अंदर में पूरा अंडर करंट है। माने जनता जो है कि एकदम बदलाव और परिवर्तन के मूड में है। चूँकि इसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि देश में आज 45 वर्षों के बाद प्रचंड बेरोजगारी और महंगाई है। अगर इसे आप भागते हैं, ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, तो आप मान चुके हैं कि हम चुनाव हार रहे हैं। प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय हैं, लेकिन उनका गारंटी क्या है? सिर्फ झूठ बोलना। जो 2014 में 19 में वादा किया, एक भी आप बात बता दीजिए, चाहे नौजवानों के विषय में, रोजगार के विषय में, महंगाई के विषय में, जितना देश में ड्रामा किया गया उसका एक भी आप खरे नहीं उतरे। रहा सवाल आप 370 और कश्मीर की बात करूँ, से राज्य की जनता को कोई मतलब नहीं है। आज देश का आम चुनाव जरूर है, लेकिन स्थानीय मुद्दों पर भी चुनाव हो रहे हैं। देश में भारी एंटी इनकम्बेंसी है, वही चतरा में भी है, कोडरमा में भी है और यहाँ भी हजारीबाग में भी है। सभी सीटों पर हम कहना चाहते हैं कि जयंत सिन्हा जी का टिकट काट दिया गया। जयंत सिन्हा जी नवरत्न कमेटी के मेंबर हुआ करते थे मोदी जी के, किस कारण से टिकट काटा गया ये तो बीजेपी को बताना पड़ेगा। वहाँ पर भारी बीजेपी, जयंत सिन्हा साहब ने तो पूछा नहीं है साहब। नहीं, मैं आप सवाल किए ना कि आप यशवंत सिन्हा जीते, 2 बार जयंत सिन्हा जीते। यशवंत सिन्हा की बात मैंने की, जयंत सिन्हा ने सवाल नहीं किया। यशवंत सिन्हा आज INDIA गठबंधन ये को बताइए कि समर्थन आज कर रहे हैं। जसवंत सिन्हा कहाँ पर है? भारतीय जनता पार्टी में है। जयंत सिन्हा भारतीय जनता पार्टी में है कि नहीं, पहले आपको बताना जयंत सिन्हा भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय यशवंत जनता सिन्हा- पार्टी में है तो मनीष जायसवाल के साथ में कितने बार प्रचार में दिखे, ये भी बताना चाहिए थी वहां की जनता को, लोकसभा की जनता को। पूरा जो है कि इनके खिलाफ में वहां पर जनता है। और वो हजारीबाग टेकलाल महतो श्रद्धेय हमारे जो दिवंगत है उनका बनाया हुआ हजारीबाग का क्षेत्र था। और टेकलाल महतो इतने लोकप्रिय नेता थे जो कि उनका झारखंड आंदोलनकारी में बड़े नेताओं में गिने जाते थे। राज्य बंटवारा में जो है कि काफी उन्होंने आंदोलन, उन्हीं के सुपुत्र हैं जो अभी जेपी पटेल, जयप्रकाश भाई पटेल हैं, वहां से जेएमएम से लगातार चुनाव लड़े, इस बार बीजेपी से जीते थे और वो अपने मेरिट पर चुनाव जीतते थे, बीजेपी के सिंबल पर नहीं जीते थे। और उन्होंने अपने मेरिट पर आकर जो है कि अपने योग्यता पर इस कांग्रेस पार्टी में आया और इस बार चुनाव जीतने का वो काम करेंगे। जो वहां का समय, देखिए हम कोई पक्षपात नहीं कर रहे, जो सामाजिक समीकरण है, जो वोट के सामाजिक समीकरण है वो जेपी भाई पटेल के पक्ष में है। जो वोट उनका था वो बीजेपी को जाता था, रामगढ़ का वोट हो, हजारीबाग का हो, इसे इनकार नहीं किया जा सकता था। लेकिन निश्चित तौर पर वहां पर मनीष जायसवाल कमजोर उम्मीदवार है। जयंत सिन्हा अगर रहते तो टक्कर होती। मनीष जायसवाल और यशवंत सिन्हा के आने से शायद आप ये कह सकते हैं कि और भी ज्यादा मजबूती मिल रही है। निश्चित तौर पर जसवंत सिन्हा जो है कि वहां पर एनडीए के खिलाफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, खुला फरमान किया है कि किसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी। और जसवंत सिन्हा वहां के बहुत सम्मानित और आदरणीय नेता है, उनका एक जो है कि छाप है लोगों में और वो बहुत लोकप्रिय रहे। कितने उनको जो है कि वोट नहीं मिल रहा है। हजारीबाग पे आपके उम्मीदवार हैं जेपी पटेल साहब, पैराशूट लैंडिंग मिली है, जैसे गीता कोड़ा सीता सोरेन को भाजपा ने दिया, आपने जेपी पटेल को पैराशूट लैंडिंग दी। ये पैराशूट लैंडिंग कितना सक्सेस करेगी? आप कह रहे हैं कि आप सिंहभूम जीतेंगे, आप कह रहे हैं आप दुमका जीतेंगे क्योंकि पैराशूट लैंडिंग है, तब तो आपने भी पैराशूट लैंडिंग दी है हजारीबाग। जेपी पटेल एक जमीनी नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में सरकार है, इसके बावजूद कांग्रेस में आए और ये बोल के आए कि भारतीय जनता पार्टी जिस नीति सिद्धांत पर चलती थी वो उस पर अब नहीं चल रही है और देश का जो माहौल है, जनता की जो मांग है, इस कारण से वो कांग्रेस में आए। और जहां तक हजारीबाग लोकसभा की बात है तो आप देखेंगे बड़का गांव, बरही, मांडू और रामगढ़ उपचुनाव में हम लोग 90,000 वोट लाए थे। 3 विधायक मेरे हैं
और 2 विधायक भाजपा के हैं, एक आजसू के, एक भाजपा के। और इस बार का जो माहौल है जेपी पटेल जी के लिए, आप देखेंगे कि पूरी की पूरी जनता हजारीबाग की एकजुट होकर उनको जिताने का काम करेगी और मनीष जायसवाल को हराने जा रही है। और क्यों हराने जा रही है? क्योंकि वहां जो मनीष जायसवाल हैं जनता के बीच में लोकप्रिय नहीं है, और इस बार महागठबंधन के तरफ राज्य की जनता वोट देने जा रही है। क्यों दे रही है? राज्य सरकार के अच्छे कामों के कारण। अबुआ आवास हो, सर्वजन पेंशन हो, किसानों का ऋण माफ करना हो, 125 यूनिट बिजली देना हो, हजारीबाग पर सब लोग जनता जो है हजारीबाग कांग्रेस को जिताने जा रही है। कांग्रेस और आरजेडी सीट आप लोगों की है, भाजपा की सीट है, तमाम मुद्दे बता रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार पर कोई चर्चा नहीं करता। जल्दी बात खत्म करें। देखिए, भ्रष्टाचार के साथ साथ जिस मुसलमान की ये वोट लेते हैं एक मुश्त, उनके बुनियादी मसलों को तो झारखंड में अभी हल नहीं किया। जो काम क्या करेंगे? हज कमेटी तक नहीं है, हज कमेटी नहीं है। यहाँ के जो झारखंड के हज कमेटी है, सरकार है का हज कमेटी झारखंड का नहीं है। वक्फ बोर्ड के कमेटी 4 साल में नहीं बनी है, एकेडमिक काउंसिल नहीं बनी है, जिसका ये कहते हैं वोट लेने का बात। और साथ ही साथ तो भ्रष्टाचार तो ऐसा है, भ्रष्टाचार पर बात करने का भ्रष्टाचार बीजेपी को कोई अधिकार नहीं है, भ्रष्टाचार पर बीजेपी को कोई अधिकार नहीं है बात करने का। छल्ली है। अजीत पवार, छगन को जितने छल्ली बन रहा है, छल्ली सबको भाजपा ले गए, सारे भ्रष्टाचारी को भाजपा लेके चले गए। भाजपा का भ्रष्टाचार पर बात करने का कोई अधिकार नहीं है। और प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो जाती है। दर्शक की बात कहें, जनता की बात करें, कहीं ना कहीं जनता अनसुलझी रह जाती है कि आखिर मुद्दे जाएंगे कहां और मुद्दे हैं क्या। मुद्दे दरअसल आपके हैं, मुद्दे आपको हाशिए पर रखकर चुने जाते हैं, और मुद्दों पर ही राजनीति होनी चाहिए, मुद्दों पर ही जनता को मतदान करना चाहिए। सही मतदान कीजिए, सही मुद्दों को चुनिए। कौन सही है कौन गलत है इसका फैसला ना हम कर सकते हैं, ना राजनीतिक दल के लोग कर सकते हैं। हर व्यक्ति स्वयं की नजर में शुद्ध होता है, लेकिन यह फैसला आपको करना है। सरकार इस वक्त आपकी उंगली पर है। 20 तारीख को चुनाव है, मतदान जरूर करें। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।